कांग्रेस के मीडिया संयोजक और राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा अपने सरल और शालीन व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं। राजनीति के प्रति रुझान के चलते आप कॉलेज के समय में NSUI के साथ जुड़े रहे, उसके बाद यूथ कांग्रेस का हिस्सा बने और वर्तमान में आप कांग्रेस पार्टी के बेहद अहम जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। सरकार बन चुकी है। अब तक बिहार में समाप्त होती दिख रही कांग्रेस पर एक बार फिर बिहार की जनता ने भरोसा दिखाया है। इन्हीं तमाम मसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के मीडिया संयोजक एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रणव झा। सर, दृष्टिकोण प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे मेरा सवाल है कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की करारी हार हुई थी, उसको देखते हुए ऐसा कहा जा रहा था, खासतौर पे यूपी और बिहार में लोग ऐसा मान रहे थे कि कांग्रेस की वापसी की जो अवधि है वो काफ़ी लंबी होने वाली है, लेकिन बहुत जल्द आप लोगों ने बिहार में वापसी की है। इसके पीछे अगर रणनीति की बात करें तो कांग्रेस की रणनीति क्या थी? देखिए ममता जी, मैं भारतीय जनतंत्र के बारे में मानता हूँ कि ये जो पब्लिक है सब जानती है। दरअसल ये जनादेश जो था, ये मोदी सरकार के पिछले 18 महीने के कार्यकलापों के ऊपर जनादेश था। पिछले 18 महीनों में अगर आप मुद्दों को देखेंगी तो वो भूमि अधिग्रहण का मामला हो या किसानों को मुआवजे का मामला हो, महंगाई का मामला हो या काले धन को लेकर के एक जो जुमला बनाया गया उसको लेकर के हो, तो लोगों में बड़ा रोष था, बड़ा क्षोभ था। लोग 200-200 रुपये में तूर की दाल खरीद रहे हैं, अरहर की दाल जो बिहार में व्यापक रूप से खाई जाती है। लोगों में एक क्षोभ था, रोष था। और इस महागठबंधन ने, राहुल जी ने, सोनिया जी ने महागठबंधन में अपनी आस्था व्यक्त करके नीतीश जी को नेतृत्व का कमान सौंपकर उस रोष को चैनलाइज करने का काम किया। और उसके बाद जो हमारे लाखों कार्यकर्ता ज़मीन पर थे, उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो दुष्प्रचार हो वो टूटे, लोगों को असलियत पता हो। और लोगों को फैसला करने में ज़रा भी मुश्किल नहीं आई, क्योंकि एक तरफ जो है वो जुमलेबाज प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ एक कामकाजी मुख्यमंत्री थे, और लोगों ने निर्णय कर लिया। जिस तरीके से शपथ ग्रहण में गैर बीजेपी नेता भारी संख्या में इकट्ठा हुए नीतीश जी के शपथ ग्रहण में, तो क्या ऐसी एकजुटता विपक्ष की आगे भविष्य में भी दिखाई देगी? अलग अलग राज्य की अलग अलग परिस्थिति होती है। जहाँ तक विपक्ष की एकजुटता की बात है तो मैं निस्संदेह ये मानता हूँ कि हाँ, विपक्ष जरूर एकजुट हुआ है। और आप देखें ना, इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद, उन्होंने जो है बयान दिया कि हम इस तरह के महागठबंधन की योजना बनाएंगे और कोशिश करेंगे ऐसा कुछ हो पाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक जो भाजपा की और ख़ास करके RSS की जो नीति है, भारतीय जनतंत्र की जो नींवें हैं, जिसमें है कि लोकतंत्र सशक्त हो, सर्वधर्म समभाव हो, वो कहीं ना कहीं से कमज़ोर हो रहा है। और इसका रूप रंग हमें गुजरात का जो शासन का मॉडल था कि विपक्ष को दबा दो, उसको सेशन के लिए पूर्ण निलंबित कर दो और उसके बगैर जो है शासन चलाओ, तो कहीं ना कहीं वो हमें देखने को मिला पिछले सेशंस में। तो ये जो विपक्ष की एकता, एकजुटता जो है, शायद उस भावना से प्रेरित हो। पर मेरा ये मानना है, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि जैसे जैसे हम अलग अलग अगले राज्यों में जाएंगे, जहां आप आगे होने वाले असम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में है, तमिलनाडु में है, पुदुचेरी में है, केरल में है, इन राज्यों में चुनाव है, कि इन सब में जो है सबसे मजबूत अगर कहीं संगठन है हमारा, तो हम असम राज्य को मानते हैं, जहाँ की हमारा बहुत अच्छा संगठन है। लेकिन वहाँ भी हम लंबे समय से शासन में हैं और जाहिर है कि लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। लेकिन अभी जब हम लोगों से बात कर रहे थे तो लोगों का ये मानना था कि हम अच्छी स्थिति में हैं और चुनाव हम लड़ सकते हैं, एक नए मसौदे को सामने रखकर, एक नए प्रारूप को रखकर। शायद आवश्यकता ना हो कि हमें गठबंधन करने की आवश्यकता हो, महागठबंधन बनाने की आवश्यकता हो, पर मैंने जैसा कहा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबके पीछे मूल भावना एक होगी। अगर
जो अन्य पार्टियां हैं वो हमारे साथ आकर और जिस विश्वास में या जिस मूल सिद्धांतों में कांग्रेस का विश्वास है, अगर उसी मूल सिद्धांतों को वो भी आगे बढ़ाती है, उसी का प्रचार प्रसार होता है, तो हमें उनके साथ सहयोग करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। देश का भला हो, देश का विकास हो, देश के लोगों का विकास हो। काफी समय से अगर बिहार की बात करें तो वहां पर आपकी पार्टी का जो जनाधार है वो बेहद कम हुआ है, लेकिन एक बार फिर बिहार की जनता ने कांग्रेस पर भरोसा दिखाया है। उस भरोसे को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? ममता, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी की जो परिकल्पना है, शायद भारत देश की भी यही परिकल्पना है। मैंने अभी कहा सर्वधर्म समभाव, कि हर व्यक्ति को यहाँ बराबर का अधिकार हो, हर व्यक्ति वो चाहे उसका कहीं जन्म हुआ हो, किसी प्रदेश का हो, उसके लिए सामान्य अधिकार हो, उससे वो हर मौका मिले जो कि एक आम आदमी के लिए नियत हो, ये सुनिश्चित कराना कांग्रेस पार्टी का कहें कि कर्तव्य है। आपके प्रश्न की तरफ गौर करें कि लोगों ने जो है बहुत दिनों के बाद हमें अपना जनमत दिया है, तो मेरा ये कहना है कि जो जनमत है वो शिरोधार्य है, और ये जनमत जो है वो गैर संप्रदायवाद, गैर जातिवाद और गैर शोषक पूंजीवाद के विरुद्ध है। तो हम ये जिम्मेवारी से समझते हैं, कहते हैं, और इस विश्वास के साथ कहते हैं कि शासन का अनुभव है हमें, और नीतीश जो है वो खुद भी अनुभवी हैं। तो इन्हीं केंद्र बिंदुओं को ध्यान में रखकर हम जिस तरह से अपना सहयोग इस शासन प्रशासन में दे पाएंगे, जनता के लिए, जनता के विकास के लिए, राज्य के विकास के लिए जो भी आवश्यक होगा वो कांग्रेस पार्टी करेगी। वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। चुनाव की शुरुआत हुई तो विकास की बात से शुरुआत हुई, और चुनाव के आखिर आते आते जो है वो जो है गैया तक पहुंच गई, तो विकास जो है पता नहीं कहीं गुम हो गया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम बातचीत का सिलसिला जारी करते हैं प्रणव झा से। बिहार झारखंड के बंटवारे से पहले और उसके बाद 2014 तक केंद्र में आपकी सरकार थी, तो आपको क्या लगता है कि केंद्र ने बिहार के साथ भेदभाव किया है? ऐसी बात नहीं है। ये भी जो कहें एक ये दुष्प्रचार का ही हिस्सा है। मैं देख रहा था पिछले आंकड़ों को, तो मैंने देखा कि 2012वीं पंचवर्षीय योजना में यूपीए ने 76,000 करोड़ रुपए बिहार के लिए नियत किए थे, और उसके बाद मतलब 2013-14 का पहला सा वर्ष जो है उसमें ही 35,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए किया गया था। ऐसा नहीं है, केंद्र ने कभी पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं किया। आप ये देखें कि पिछले 10 साल में जिस गति से बिहार बढ़ा वो बगैर केंद्र के योगदान के नहीं हो सकता है। चाहे वो मनरेगा को लेकर के हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट को लेकर के हो, चाहे वो राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत जो योगदान दे करके हो, या फिर वो मध्याह्न भोजन के अंतर्गत योगदान दे, समाज का समग्र विकास के लिए जो भी आवश्यक लगा, जब भी लगा, तो केंद्र ने हमेशा जो है उसी भावना से हर राज्य को बराबर समझा। बिहार में जब जगन्नाथ मिश्रा वहां पर सीएम थे, झारखंड का बंटवारा नहीं हुआ था, उस समय तक बिहार के जो छोटे मोटे उद्योग धंधे थे, अगर बात करें, चाहे वो चीनी मिल हो, जूट फैक्ट्री हो, यूरिया के कारखाने हो, ये तमाम जो उद्योग धंधे थे वो चल रहे थे। और उसके बाद की अगर बात करें तो जो सरकारी स्कूल थे, उसके बाद से बिहार में सरकारी स्कूलों की भी बढ़ोतरी नहीं हुई। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, इग्नोर किया गया है केंद्र की तरफ से बिहार को? नहीं, मैं इसके क्योंकि जो कारखाने थे वो उसी समय में चालू हुए, और कहा जा सकता है कि उसी दरमियान बंद भी। मैं आपको कह रहा था कि दुर्भाग्यवश जो कारखाने लगे थे वो वहाँ सब मिनरल्स पे आधारित कारखाने थे, जो कि दक्षिणी बिहार में ज़्यादा होता है। जब 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ तो वो सारे उद्योग जो है वो दक्षिण बिहार में वो झारखंड चले गए, और उत्तर बिहार में भी कुछ कारखाने थे। मुझे याद है हथुआ में वनस्पति का कारखाना होता था, मरोड़ा में पूरी दुनिया में फेमस मॉर्टन चॉकलेट्स बना करते थे, बरौनी का रिफाइनरी अभी भी चल रहा है, तो कांटी थर्मल पावर था वो। तो उद्योग
धंधे थे, जिस गति से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। लेकिन ऐसा नहीं है। खास करके अभी जब आप कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं देख रहा था कि लगभग 200% की वृद्धि हुई। जो आप खास करके स्कूलों की बात कर रहे थे उसमें करीब 200%। और इनकी अपनी योजनाएं जो हैं वो शिक्षा को लेकर के उन्होंने जो टेम्पररी टीचर्स की बहाली की, उससे बहुत बड़ा इनफैक्ट जो मैंडेट है उसमें पिछले 10 साल में किए गए काम का बहुत बड़ा योगदान है। आधी बिहार की जो जनता है वो बाढ़ से बेहाल रहती है। इसके अलावा अगर नेपाल की बात करें, उधर से जो बरसाती पानी आता है उसका कोई प्रबंधन नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो महाकाली संधि थी वो भी लागू नहीं हो पाया। तो आप इसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? ये संधि जो है लगभग 1997 में बात हुई थी इसके बारे में, और इसके असफल होने का जो सबसे बड़ा कारण था वो ये हुआ कि उसके बाद नेपाल में अस्थिरता शुरू हो गई, और नेपाल में अस्थिरता के कारण जो है ये क्रियान्वित नहीं हो पाया। लेकिन अब मेरे ख्याल से नेपाल भी एक संवैधानिक सरकार चुनने में सफल हुआ है, डेमोक्रेसी वहाँ व्याप्त हुई है, और बिहार भी एक बार फिर से स्थिरता की तरफ वापस लौटा है पिछले 2-3 सालों के बाद। और ये बहुत बड़ी समस्या है, सिर्फ बिहार के लिए नहीं, पूरी दुनिया में लोग इस समस्या से परिचित हैं। हम सब जानते हैं कि कैसे उत्तरी बिहार का पूरा इलाका जो बाढ़ग्रस्त इलाका है, लोगों की जीवन शैली, खान पान सब बदल गया इस बाढ़ की वजह से। तो और पहले जो है मेरे ख्याल से 2-3-4 साल पहले नीतीश जी ने वो डिसिल्टेशन वगैरह का काम शुरू किया था। तो सरकार जो है जानती है कि क्या करने की आवश्यकता है, और मेरे ख्याल से समय रहते जो है इसको जल्दी से निपटा जाएगा। बिहार में जिस तरीके से महागठबंधन की जीत हुई है, आपको क्या लगता है कि अगर लोकसभा चुनाव से पहले भी इस तरीके का कोई गठबंधन बना होता तो मोदी जी के रथ को रोका जा सकता था? आकलन नहीं कर सकते हैं, हर चुनाव की अपनी अलग परिस्थिति होती है। मैं कह रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी था। अगर आप आंकड़ों को देखें तो मैं जितना आंकड़ों को देखकर, मेरा थोड़ा बैकग्राउंड है सेफोलॉजी का, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, शायद आंकड़ों को अगर हम सामने रखकर देखें तो लगता है कि हम शायद उनको शिकस्त दे पाते। लेकिन जितना राजनीति समझता हूँ, मुझे लगता है कि उस समय माहौल जो था वो बिल्कुल अलग माहौल हो गया था। लोग जो है विकास की बात कर रहे थे, और लोगों को विश्वास था कि ये जिनको वो चुन रहे हैं, उनका जो नेतृत्व है भाजपा का, वो विकास को ही कमिटेड है। लेकिन हमने 18 महीने के बाद देखा कि जब चुनाव की शुरुआत हुई तो विकास की बात से शुरुआत हुई, और चुनाव के आखिर आते आते जो है वो जो है गैया तक पहुँच गई। तो विकास जो है पता नहीं कहीं गुम हो गया। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है। ये आने वाले समय में यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, केरल जैसे राज्यों में चुनाव होने वाला है, तो क्या इन राज्यों में भी आपकी पार्टी जो है वो किसी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी या फिर? मैं अभी पिछले सेक्शन में मैं बात कर रहा था इस प्रश्न के ऊपर कि हर राज्य का चुनाव जो है, अब आप वहाँ जाते हैं तो फिर अपने कार्यकर्ताओं से पूछते हैं कि सबसे बेहतर क्या होगा कांग्रेस पार्टी के लिए। सोनिया जी, राहुल जी खास करके, कि जो वर्कर्स का, अगर उनको लगता है, वर्कर्स कहते हैं कि अगर हम इनके साथ अलायंस करें, आवश्यक है करना, तो उस नज़रिए से हम देखते हैं। मैं असम के बारे में कह रहा था कि वहाँ हमारा संगठन बहुत अच्छा है, और मुझे नहीं लगता कि वहाँ के वर्कर्स जो हैं वो कहते हैं कि हमें गठबंधन करने की आवश्यकता है। या उसी तरह हम पंजाब की तरफ बात करें तो पंजाब में भी अभी पीछे दौरा हुआ था राहुल जी का, और पदयात्रा हुआ जहां वजवा साहब थे और कैप्टन साहब भी थे, सब लोगों ने मिलकर पदयात्रा में भाग लिया। तो मूल भावना यही रहेगा कि अगर जहां हमें आवश्यकता है लगा, अगर हमें जहां ये ज़रूरत लगा कि कांग्रेस पार्टी को आरएसएस और भाजपा की जो विचारधारा है, जो विभाजनकारी सोच है, देश को अस्थिर करके और वो भी चुनावी फ़ायदे के लिए, जहां इस योजना को हमें शिकस्त देने के लिए अपने सहयोगियों की आवश्यकता पड़ेगी, तो हम, मेरे ख्याल से नेतृत्व जो है इस विकल्प की तरह देखेगा। समय हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। लोगों को आप चकाचौंध से उनको उनकी जो सोच है उसको झुठला नहीं सकते, वो सच्चाई समझ जाते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। किन किन मुद्दों को उठाएंगे, साथ ही बिहार को लेकर आप आरजेडी और जेडीयू का किस हद तक साथ देंगे, बिहार से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर? बिहार की तरक्की के लिए जो भी आवश्यक होगा यहाँ के संसद में, नीतीश जी को, लालू जी को, उनको मजबूत करने के लिए हम हर तरह का योगदान होंगे, हम एकत्रित होंगे, इकट्ठे होंगे। अगर सरकार के हिस्सा नहीं भी होते, देश का अगर कोई भी भाग है, कोई भी जन समुदाय है, अगर उससे वहाँ के लोगों की तरक्की होती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसके तरक्की के लिए उसके साथ रहेगी। प्रश्न का दूसरा हिस्सा था आपका, आप देखें कि इसी सरकार का कहते हैं कि पिछले संसद के इतिहास में एक सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव सेशन जो है वो कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष के रूप में इस सरकार को दिया। बजट सेशन जो है वो, और ये तभी संभव है जब विपक्ष एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएगा, एक सकारात्मक भूमिका निभाएगा। जो हमारे जो ऑब्जेक्शंस थे, हम जो सरकार से जवाब मांग रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से एक्शन लेने की बात कह रहे थे, तो हम उनके वादों को ही उनको याद दिला रहे थे कि वो स्वस्थ सुदृढ़ सरकार देंगे, वो एक नॉन करप्ट गवर्नमेंट देंगे। सुषमा स्वराज जी पे जो हमारे एलिगेशन से कांग्रेस पार्टी ने लगाए, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, टोबैको प्रोडक्ट को बाहर रख दो, अल्कोहल को बाहर रख दो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को बाहर रख दो। तो जब अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग टैक्स हो तो फिर जीएसटी हो क्यों? इस बात को अगर आप प्रश्न करना चाहते हैं तो आपको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। भाजपा के शासन में विपक्ष को प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, और अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपको ये कहकर लीपापोती कर दी जाएगी कि आप देश विरोधी हैं, आप एंटी नेशनल हैं और आप पर तमाम तरह के हमले होंगे। अगर बिहार की बात करें, आप सरकार में शामिल हैं, तो क्या सरकार चलाने के लिए कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार चलेगी या फिर नीतीश कुमार पर भरोसा करके? ये जो जनमत है, ये इतने लोगों ने जो वोट दिया है प्रचंड बहुमत, इतने विरोधों के खिलाफ, ये कहीं ना कहीं उनके सुशासन, उनके काम करने की नीति और उनके ऊपर विश्वास करके दिया गया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात रही, तो कांग्रेस पार्टी को उनके ऊपर पूर्ण भरोसा था। जब आप एक मत की पार्टियाँ, सहमत की पार्टियाँ जब इकट्ठी होती हैं तो सबका मोर और लेस डेडिकेशन, इंटेंट, केंद्र बिंदु सबका एक ही होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये 3-4 चीज़ें जो हैं इनके ऊपर केंद्रित होती हैं। नीतीश जी काबिल हैं, और उसके बाद अगर सहमति की आवश्यकता होगी तो हम सब एक मत की पार्टियां हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी भी बैठ के कोई भी मसौदे पर आराम से बात किया जा सकता है। चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी के आरोप लगाते रहे कि कांग्रेस और लालू यादव में कुछ मतभेद है। इस पर अभी तक कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एक तरीके से चुप्पी साध रखी है। इस पर आपका क्या कहना? इस पर तो हमने स्पष्ट रूप से कई बार कहा। हमने ये कहा कि देखिए कि महागठबंधन की जो पहली रैली हुई थी उसमें ही हमारी अध्यक्षा सोनिया गांधी जी स्वयं वहाँ मौजूद थी। उसके बाद तो कोई किंतु परंतु रह ही नहीं जाता। हाँ, भाजपा ने, विपक्ष ने जो है हम में फूट डालने के लिए बार बार इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा कि आप ये देखें कि एक जगह पे रैली नहीं करते, ये नहीं करते। तो मैं इसके 2 जवाब देता हूँ। पहला जवाब तो ये, आप देखें कि प्रधानमंत्री ने 31 रैली की। कितने सीटों पर लड़ रहे थे? 161 सीटों पर लड़ रहे थे, और हम सिर्फ 41 सीटों पर लड़ रहे थे, और हमने करीब सब मिलाकर 17 रैलीज की। तो उस अनुपात में प्रधानमंत्री को 68 रैलीज करनी चाहिए थी। जब आपके पास बहुत व्यवस्था होता है, जब बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बहुत खर्च करने के लिए पैसे होते हैं, ताम झाम होते हैं, आप बड़े बड़े स्टेज करते हैं, लाखों 2 लाख लोगों को लेके आते हैं, तो उससे एक माहौल बनता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बिहार ने हमेशा इस देश को दिशा दी है, और मैं वॉर रूम में भी होता हूं तो मुझे कभी कभी बहुत चिंता होती थी कि ये डेमोक्रेसी किस तरफ जा रहा है। जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करके डेमोक्रेसी को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को आप चकाचौंध से उनको उनकी जो सोच है उसको झुठला नहीं सकते, वो सच्चाई समझ जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान जो वायदे महागठबंधन ने किए, उन वायदों को पूरा करने के लिए आपकी पार्टी की रणनीति क्या होगी? साथ ही नीतीश कुमार पर दबाव किस तरह से बनाएंगे आप लोग?
दबाव बनाने की आवश्यकता वहाँ हो जहाँ की दबाव एक्टिवेट करके आपको कुछ कराना हो। आदमी खुद परफॉर्मर है, वो खुद कमिटेड है, खुद डेडिकेटेड है। वो पहली दफ़ा तो गया नहीं वहाँ लोगों के बीच में, वो वहाँ है, लोगों का ऑलरेडी उनके ऊपर विश्वास है। और उससे भी बड़ी बात कि उन्होंने खुद अपने आप को कमिट करके और लोगों से मैंडेट लिया है। तो ऐसे में दबाव बनाने की तो कहीं आवश्यकता ही नहीं होगी। और मैं कह रहा था कि वो जिस तरह के व्यक्ति हैं, जिस तरह से कमिटेड हैं विकास के लिए, कि मुझे नहीं लगता कि दबाव बनाने की आवश्यकता होगी। और लोगों को कई बार शक होता है, खास करके कहते हैं कि लालू जी हैं महागठबंधन में, वो चलने देंगे। तो मैं हमेशा कहता हूं कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिशियन हमेशा जो है वो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में रहते हैं। उस सबके लिए स्पष्ट है कि ये जनता के विकास के लिए है, उनके सुख शांति अमन के लिए ये मैंडेट है। तो सबका तवज्जो और सबका विश्वास इसी में हो कि सारा ध्यान और सारी व्यवस्था और सारा दलबल जो है ये उसी कार्य को आगे बढ़ाने में हो। आपके हिसाब से इस बार बिहार में बहार जरूर आएगी? मेरे ख्याल से तो बिहार में बहार आ गई। मैं चुनाव के दौरान जब मैं टेलीविज़न डिबेट्स वगैरह में जाता था तो मैं कहता था लोगों से कि मुझे बहुत विश्वास है कि बिहार ने हमेशा इस देश को हज़ारों सालों से दिशा दी है। एक दौर था 1989 के बाद से, जब कि वहाँ के लोगों ने कहा कि हमें विकास नहीं सम्मान चाहिए। उसके बाद फिर लोगों ने वहाँ से फिर विकास को चुना और विकास के बाद जो है फिर अब अगले क्रम पे वो अगले सोपान की तरफ उसने अपना नेतृत्व दिया है और उसमें अपनी आस्था व्यक्त की है। तो मेरे ख्याल से बिहार में बहार की जो है पुनर्शुरुआत है और बिहार फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। आखिर में एक सवाल, बिहार को लेकर आपका अपना दृष्टिकोण क्या है? बिहार वो धरती है जहाँ बुद्ध और महावीर को तो अपने पालने में रखा ही। महात्मा गांधी ने भी जब अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी, अगर उसको हम राजनीतिक जीवन कहें, महात्मा जो है वो बिहार के चंपारण में ही बने। जन जन तक, घर घर तक किसी ने पहुंचाया तो वो महात्मा के चंपारण के यात्रा ने पहुंचाया। और मुझे उम्मीद है कि ये 2015 का मैंडेट जो है, ये कांग्रेस को 27 सीटें और कांग्रेस के प्रति जो आस्था है वो कांग्रेस के पुनर्जीवन और पुनरुत्थान के लिए फिर एक ये निर्णायक मोड़ साबित होगा और यहाँ से कांग्रेस का पुनः पुनरुत्थान होगा। आपने हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर है बिहार में कांग्रेस के सामने चुनौतियां बड़ी हैं। एक तरफ उसे संगठन को मजबूत बनाना है तो दूसरी ओर बिहार के जनता के भरोसे को भी बरकरार रखना है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इस मौके का कितना फायदा उठा पाती है। फिलहाल आप हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए महुआ टीवी।